गुड मॉर्निंग क्लास। मटेरियल नहीं मिला, यहाँ से दे दो। यस, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन शुरू किया और फर्स्ट चैप्टर की कुछ बात हो गई थी, मार्क्स एलोकेशन की बात हो गई थी। डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, पेपर पैटर्न की बात हो गई थी। कल जो पढ़ा था आज कुछ उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टैक्स का मीनिंग बताया था। टैक्स क्या है? मॉनेटरी बर्डन है जो पर्सन पर इम्पोज किया गया है अंडर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया इनकम टैक्स इम्पोज करने का, तो इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। उसके लिए हमने बात की थी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 है, उसमें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में लिस्ट फर्स्ट है, उसमें एंट्री नंबर 82। उसका टाइटल क्या है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मना कर दिया। लेकिन कल मैंने बात की थी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रिजर्व्ड है एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने का। और स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होता है? लिस्ट 2 से। कल हमने पढ़ा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं। लिस्ट फर्स्ट सेंट्रल लिस्ट कहलाती है, उसमें जो मैटर्स लिखे हुए होते हैं उस पर कानून बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेकेंड लिस्ट कहलाती है स्टेट लिस्ट, उसमें जो मैटर्स प्रेस्क्राइब्ड हैं उस पर कानून बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और थर्ड लिस्ट कहलाती है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जो मैटर्स लिखे हैं उस पर कानून बनाने का पावर बोथ गवर्नमेंट्स के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन दोनों के बनाए हुए कानूनों में अगर रेपुग्नेंसी है, कुछ डिफरेंस का पॉइंट है, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा उस केस में। ठीक है, ये बात हमने की थी कल। फिर कल हमने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक डिफरेंस पढ़ा। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर डायरेक्टली इम्पोज होता है, जिसको इनकम हुई है उसको टैक्स देना है अपनी ओन पॉकेट से, तो वो उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स है ये। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करते हैं? टैक्स अपनी ओन पॉकेट से बियर नहीं करते हैं, दूसरे से वसूल करके डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, तो कल हमने एक एग्जाम्पल से ये बात की थी कि मिस्टर ए ने कोई गुड सेल किया बी को 100 रुपीज में, उस पर टैक्स कितना लगाया? 18 रुपए, और 118 रुपए में सेल किया। ये कलेक्शन किसने किया? सेलर ए ने। अपने जेब में वो रखेगा 100 रुपीज और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा कि मैंने बी से टैक्स चार्ज किया है। तो इस सिचुएशन में क्या ए को अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ा? नहीं, उसने बी से चार्ज किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन हम दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं, अपनी ओन पॉकेट से बियर नहीं करते, जबकि डायरेक्ट टैक्स अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है। ठीक है, कल किसी ने पूछा था कि जब मैंने आगे बताया कि बी ने फिर सेल किया 150 में, 18% जीएसटी लगाया, 27 रुपए टोटल बिल बना 177 का। फिर मैंने बताया था इस केस में बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? बी की सेल पर टैक्स कितना लगा? 27। इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और बी की परचेस पर टैक्स जो लगा इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस हो जाता है और बी को डिफरेंशियल टैक्स, इंक्रीमेंटल टैक्स ही पे करना रहता है। और मैंने बोला एक फाइनली बात आपको चेक करनी होगी कि अल्टीमेट कंज्यूमर पर टैक्स का बर्डन कितना पड़ा है? 27 अल्टीमेट कंज्यूमर पर बर्डन पड़ा है। इसमें से अल्टीमेट कंज्यूमर पर टैक्स बर्डन भले ही 27 रुपीज का पड़ा हो, बट गवर्नमेंट को ये टैक्स पहुंचाने वाले लोग कौन हैं? मिस्टर ए 18 रुपए पहुंचाएगा गवर्नमेंट को,
मिस्टर बी 9 रुपए गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। टोटल गवर्नमेंट को कितना मिला? ए ने 18 दिया, बी ने 9 रुपीज दिया, गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंच गया 27 और कस्टमर पर भी टैक्स का बर्डन पड़ा था 27। ये मैच होना चाहिए, ठीक है। कल क्लास एंड होने के बाद मेरे से किसी ने पूछा, सर अगर बी कम वैल्यू पर सेल करे तो, जैसे अभी इस ट्रांजैक्शन में बी ने सेल किया, खरीदा था 100 प्लस टैक्स, बेचा 150 प्लस टैक्स, ठीक है। अगर इसमें बी कम वैल्यू पर बेचे, खरीदा था 100 पर, लॉस खाकर बेचे, 80 रुपीज पर बेचे, तो क्या होगा? बताइए। 80 रुपीज पर कस्टमर से आउटपुट टैक्स जोड़ के चार्ज करना है। 80 रुपीज पर मान लीजिए टैक्स रेट 18% है, तो 80 रुपीज का 18% कितना हुआ? 14.4, सही है, 14.4, ठीक है। तो ये हुआ 80, 90, 94.40। सी को इतने में सेल किया। अब बी के लिए क्या सिचुएशन बनेगी? बी क्या बोलेगा? मैं कितना पे करूं? बी बोलेगा मेरा आउटपुट टैक्स 14.40 है, मेरा आउटपुट टैक्स, और मेरे परचेस पे जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी मुझे क्रेडिट मिलेगी, तो 18 की उसे क्रेडिट मिलेगी। अब बताइए इस सिचुएशन में बी को कुछ पे करना पड़ेगा क्या इंक्रीमेंटल? अभी इस सिचुएशन में बी को कुछ डिफरेंस का टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन वाइज डिफरेंस कितना बन रहा है इन दोनों फिगर्स में? कितना? 3.60, ठीक है। अब ये 3.60 क्या है? देखिए आउटपुट टैक्स कम है, इनपुट टैक्स ज्यादा है। हमने बोला आउटपुट टैक्स के पेमेंट में इनपुट टैक्स की क्रेडिट यूज होती है, तो अभी इनपुट टैक्स ज्यादा है, तो ये जो माइनस में आ रहा है 3.60, इसको हम बोलते हैं इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बची हुई रहेगी। अगर इसके दूसरे मंथ में आउटपुट टैक्स ज्यादा बनेगा, एट दैट टाइम वो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकेगा। मतलब अगले महीने का आउटपुट टैक्स ज्यादा बनेगा, तब ये क्रेडिट एक्यूमुलेट होगी, मतलब उस करंट मंथ की और लास्ट मंथ से जो कैरी फॉरवर्ड हुई है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो क्रेडिट को यूज करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है, ठीक है। क्लियर हुआ? कल पूछा था, इन्होंने ये पूछा था कम रेट में सेल करें तो क्या होगा? 100 में खरीदा, 80 में बेचा, क्या होगा? चलिए तो इनकम टैक्स एक्ट 19 कब बना था? 1961 में। एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। क्या पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है? यस, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। और ये बात कहाँ लिखी होती है कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या नहीं? ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1 में ही दे रखा होता है। किसी भी एक्ट में पहले क्या लिखा होता है कि ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, और उसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट कि वो कब से एप्लीकेबल हुआ वो सेक्शन 1 में लिखा जाता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट की बात हो गई। कल हमने बात की थी इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस एवरी ईयर होते हैं बजट के थ्रू। अच्छा, बजट कौन लेके आता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो उन्होंने फाइनेंस ये बजट कब पेश किया? प्रेजेंट कब किया? 1 फेब 2023 को प्रेजेंट किया। ये बजट
का एक छोटा सा पार्ट होता है, बजट बहुत वाइड टर्म है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल 2023 आया 1 फरवरी 2023 को। फाइनेंस बिल के अंदर दो बातें होती हैं क्या, एक तो टैक्स रेट, कि टैक्स रेट क्या होंगी, अलग अलग इनकम्स पर अलग अलग टैक्स रेट हो सकती है और अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स हो सकती हैं, और अमेंडमेंट्स की बात होती है। ये फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पास होता है, पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल पुटअप करता है, उस पर डिबेट और डिस्कशन होता है। पहले डिबेट होती है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, ठीक है। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया मेजॉरिटी से, उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए। जिस दिन प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, हम बोलते हैं फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई। तो अभी जो आया फाइनेंस बिल 1 फरवरी 2023 को, इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली 31/3/2023 को, 31 मार्च 2023 को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई। ये जब दो स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनेंस बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट में और उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाती है, तो फाइनेंस बिल ही कन्वर्ट हो जाता है फाइनेंस एक्ट में। और मैंने बोला कि जब आप इनकम टैक्स एक्ट देखोगे, ऊपर दे रखा होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसके नीचे ब्रैकेट में दे रखा होगा एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। तो अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट के थ्रू किए जाते हैं। अब एक बात बताइए, क्या सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना ही सफिशिएंट होता है? आपका स्टडी मटेरियल आ चुका है? अच्छा, अभी तक तो काफी लोगों ने इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया होगा, करा दिया? तो वो कराने के बाद आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा। स्टडी मटेरियल जब आप उठा के देखोगे टैक्सेशन का, तो उसके ऊपर दे रखा होगा इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ क्या होता है? अभी तो मैं एक्ट की बात कर रहा हूं। लॉ बहुत वाइड टर्म है। तो एक तो होता है इनकम टैक्स एक्ट, फिर एक्ट के बाद एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स करके भी कुछ होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, और इनकम टैक्स रूल्स है 1962। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962। एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे कई बार आपको किसी सेक्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको ये डिक्लेरेशन फर्निश करना है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो फॉर्म कहां प्रेस्क्राइब कर रखा होगा? रूल्स में। मैनर कहां प्रेस्क्राइब कर रखा होगा? रूल्स में। तो एक्ट के अंदर बेसिक प्रोविजन होते हैं और उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्ट होता है एक, फिर होता है रूल्स। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशंस इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन इशू करती है। नोटिफिकेशंस इशू करने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती क्यों है? एक्ट में कोई लिखी हुई बात है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक होता है सर्कुलर्स। ये सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स सीबीडीटी इशू करती है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स में सीबीडीटी होता है, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ोगे सीबीआईसी होता है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स में सीबीडीटी और इनडायरेक्ट टैक्स में सीबीआईसी, ये इनके काम है सर्कुलर्स इशू करना। सर्कुलर्स क्यों इशू किए जाते हैं? किसी पॉइंट पर किसी पर्सन को कोई डाउट है, उसको क्लियर करने के पर्पस से, तो डाउट क्लियरेंस पर्पस से सीबीडीटी सर्कुलर्स इशू करती है। अच्छा, सर्कुलर्स भी पढ़ लिए, आपको एक्ट भी पढ़ना रहता है, रूल्स भी पढ़ने रहते हैं, नोटिफिकेशंस भी पढ़ने रहते हैं, सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं। सर्कुलर्स के बाद और भी कुछ पढ़ना रहता है क्या? केसेस, तो उसको हम बोलते हैं केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी मैटर पर उनका कोई जजमेंट आ रखा है, कोई केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उस मैटर पर जजमेंट दिया है, तो वो भी पढ़ना रहता है। ये सब मिलाकर बनता है इनकम टैक्स लॉ। तो लॉ बहुत वाइड टर्म है, एक्ट तो उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो एक्ट में बेसिक प्रोविजंस, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब करने के लिए नोटिफिकेशन इशू करती है, फिर सीबीडीटी डाउट क्लियरेंस के लिए सर्कुलर इशू करती है, और फिर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पर्सन के बीच में, टैक्स पेयर के बीच में किसी मैटर को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो केस हो जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन देता है वो भी मैटर करता है। अच्छा, एक बात और, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं इन्होंने ये गलत डिसीजन दे दिया, तो अगले साल उस डिसीजन को रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्ट में अमेंडमेंट कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकती? क्या लगता है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वाइड पावर है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करके उस पर प्रोविजन एक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा और उसके लिए अमेंडमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब मिलकर कहलाते हैं इनकम टैक्स लॉ। फिर कल हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनकम टैक्स किस पे इंपोज होता है, तो पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी। पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है? अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2, अच्छा विद इन ब्रैकेट जो दे रखा है उसको क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। कल किसी ने ये भी पूछा था क्लास एंड होने के बाद कि सर इसका कोई क्राइटेरिया है क्या कि मैं सेक्शन लिखने के बाद सेक्शन, कल मैंने बोला था सेक्शन 210, दो सेक्शन ऐसे हैं, एक सेक्शन वैसे और भी है सेक्शन 47, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें विद इन ब्रैकेट जो दे रखा है, जैसे सेक्शन 21 या सेक्शन 10, ये इसको क्या बोलेंगे? विद इन ब्रैकेट को क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से इन 3 सेक्शन में ये सिस्टम रहता है। इन 3 सेक्शंस को छोड़कर, सेक्शन 2, 10, 47 को छोड़कर जितने भी बाकी के सेक्शंस हैं उनमें क्या होता है, जैसे सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, ठीक है। फिर सेक्शन 23 के बाद सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आता है। तो मेरा ये कहना है कि इसको सब सेक्शन ही क्यों बोलते हैं और इसको क्लॉज क्यों बोलते हैं? यहाँ पर भी ये विद इन ब्रैकेट दे रखा था, यहाँ पर भी ये विद इन ब्रैकेट दे रखा है, ऐसा क्यों? इसका लॉजिक पूछा था कल किसी ने, लॉजिक बताता हूं। ये जो सेक्शन 23 है ना, इसके अंदर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, 3, सबसेक्शन 1 में कोई बात दे रखी है, सबसेक्शन 2 में भी कोई बात दे रखी है,
इन सब की आपस में कनेक्टिविटी है, डिपेंडेंट है। मतलब सबसेक्शन 1 के अंदर कोई बात दे रखी है और सबसेक्शन 2 के अंदर कोई बात दे रखी है, 3 के अंदर बात दे रखी है, 4 के अंदर जो बातें दे रखी हैं वो आपस में डिपेंडेंट है, उनकी आपस में कनेक्टिविटी है, लिंकेज है। तो अगर लिंकेज है तो उसको हम बोलते हैं सबसेक्शन, और अगर लिंकेज नहीं है, जैसे सेक्शन 2, इनकम टैक्स में सेक्शन 2 क्या होता है? कोई भी कानून होता है ना, उसका सेक्शन 1 फिक्स होता है, क्या? टाइटल एंड कमेंसमेंट, कि इस सेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट के नाम से जाना जाएगा, कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 1962 से, कहाँ एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो सेक्शन फर्स्ट हमेशा टाइटल और कमेंसमेंट की बात करता है, और सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का होता है ना, डेफिनेशंस की बात होती है। तो सेक्शन 2 के अंदर काफी सारी टर्म्स दे रखी है जिसकी डेफिनेशन दे रखी है, और हर क्लॉज आपस में अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग क्लॉज बने हुए, उसमें अलग अलग डेफिनेशन है, तो आपस में कोई लिंकेज, कोई कनेक्टिविटी, कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो जहां डिपेंडेंसी नहीं होती है उसके उस सेक्शन में जो विद इन ब्रैकेट करके लिखा जाता है वो क्लॉज कहलाता है, और जहां डिपेंडेंसी होती है कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में जो दे रखा है उसकी डिपेंडेंसी सबसेक्शन 2 से भी है, इसमें भी उससे ही कनेक्टेड बात दे रखी है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सबसेक्शन। और यहां जो विद इन ब्रैकेट दे रखा है वो क्लॉज। लॉजिक समझ आ गया? कब हम सबसेक्शन बोलेंगे, कब हम क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। अब सबसेक्शन और क्लॉज के बारे में हमने बात कर ली। अच्छा, क्लॉज के आगे भी कुछ विद इन ब्रैकेट करके लिखा है तो उसको सब क्लॉज बोलेंगे। अच्छा, इधर सबसेक्शन के आगे कुछ लिखे तो उसको क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे, फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कभी सेक्शन पढ़ते, जैसे सेक्शन 50C पढ़ा, सेक्शन 50C का सबसेक्शन 1 पढ़ा, सबसेक्शन 2 पढ़ा, ठीक है। सबसेक्शन 1 के बाद सबसेक्शन 2 आने से पहले कई बार दे रखा होता है प्रोविजन, दे रखा है, और फिर दे रखा है प्रोविजो। प्रोविजो जिसकी लैंग्वेज कैसे होती है? प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट करके कुछ दे रखा है। बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और इसको बोलते क्या है? एक्सेप्शंस, मतलब यहां मेन प्रोविजन में जो बात दे रखी है उसका कुछ एक्सेप्शन है अगर, तो वो कैसे लिखा जाएगा? प्रोवाइडेड दैट करके लिखा जाएगा, ठीक है। इसको प्रोवाइजो बोलते हैं, कई लोग प्रोविजो भी बोलते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोविजो एक से ज्यादा हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। एक्सेप्शंस कितने भी हो सकते हैं, प्रोविजो का मतलब एक्सेप्शन, ठीक है। तो फिर दे रखा है प्रोवाइडेड दैट के बाद करके कुछ एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद फिर इस सबसेक्शन 1 के अंदर ही दे रखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये भी प्रोविजो है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोविजो है, ये सेकंड प्रोविजो है, ठीक है। फिर दे रखा है कुछ प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, तो आप बोलेंगे ये थर्ड प्रोविजो हो गया, ये थर्ड प्रोविजो हो गया। अब बताइए, प्रोविजो की कोई लिमिट है क्या कि 3 ही प्रोविजो होंगे, इससे ज्यादा किसी सेक्शन में प्रोविजो होंगे ही नहीं? प्रोविजो तो कितने भी हो सकते हैं। तो अब अभी तो मैंने ये एग्जांपल दिया, इस सेक्शन में ये 3 प्रोविजो हैं, मान लीजिए 5 प्रोविजो हो तो फिर कैसे चलेगा बताइए? इसके बाद जो और प्रोविजो आएंगे उसके लिए कैसे लिखेंगे, बता सकते हैं?
देखिए, फर्स्ट वाला हमेशा शुरू होगा प्रोवाइडेड दैट, और जो सबसे लास्ट वाला प्रोविजो होगा वो हमेशा होगा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। और बीच में मान लीजिए ये फर्स्ट और ये फिफ्थ, और बीच में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रोविजो आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसे ही रहेगी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। समझे बात? तो प्रोविजो कितने भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं, सेक्शन होता है, सेक्शन के अलावा सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है, प्रोविजो होता है, उसके अलावा एक और चीज होती है, एक्सप्लेनेशन। जब सेक्शन पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन क्या होता है? और एक्सप्लेनेशन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्यों बताए जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं किसी भी सेक्शन में? क्लैरिफिकेशन, या सेक्शन में कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, उस वर्ड के मीनिंग को एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया जाता है। समझे बात? तो इस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। कल मैंने बता दिया था जीटीआई का क्या मीनिंग होता है। किसी भी पर्सन की टोटल इनकम आप कैसे कंप्यूट करते हो? 5 हेड्स, 5 हेड्स। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस प्रोफेशन, और फोर्थ कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन हेड में क्या कवर होता है? कौन किस टाइप की इनकम कवर होती है? शेयर्स बेचा, प्रॉपर्टी बेची, लैंड बिल्डिंग बेचा, कोई भी एसेट बेची। एसेट बेचने पर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ, उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन बोला जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट हेड, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें कौन सी इनकम बताते हैं? लॉटरी की इनकम, गिफ्ट और इंटरेस्ट डिविडेंड। तो इसके अलावा कुछ, कोई गवर्नमेंट से कंपनसेशन वगैरह पर इंटरेस्ट मिला, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन देरी से दिया तो कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिला, या कोई पर्सन प्राइवेट पार्टीज को लोन देता है और लोन देना उसका बिजनेस नहीं है, मतलब वो मनी लेंडिंग बिजनेस नहीं करता है, उसने ऐसे ही अकेजनली किसी को लोन दे दिया था, उस पर इंटरेस्ट इनकम हो गई थी। उसने किसी को अनसिक्योर्ड लोन दिया था, उस पे उसको इंटरेस्ट इनकम हो गई, तो वो भी अदर सोर्सेज हेड में बताई जाएगी। ठीक है। अब पांचों हेड की टोटल मिलकर क्या बोलते हैं उसको? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई में से क्या करते हैं? डिडक्शन लेस करते हैं। पूरा नाम क्या है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और 6A को रोमन में लिखते हैं क्या? आप अगर ऐसे लिख दो 6A, गलत है। ठीक है, कैसे लिखना है? इसको रोमन में लिखना है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अच्छा, ये डिडक्शंस लेस होने के बाद क्या आता है? टोटल इनकम। कई लोग उसको टैक्सेबल इनकम भी बोल देते हैं, कई लोग उसको नेट इनकम भी बोल देते हैं। टैक्स की कैलकुलेशन उसी पर ही होती है। ठीक है। आपने सुना कि 7 लाख तक की इनकम पे 0 लगेगा टैक्स। ठीक है, तो टोटल इनकम को बेस मानते हुए हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। फिर ये 5 जो हेड हैं, बताइए जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहीं दे रखा होगा कि सैलरी की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, या इम्प्लाइड है, या लिखना पड़ेगा किसी सेक्शन में कि सैलरी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, मतलब टैक्स चार्ज किया जाएगा, या इम्प्लाइड है कि एक बार बोल दिया इनकम पे टैक्स लगेगा मतलब लगेगा? या एक एक इनकम का जब आपने अलग अलग हेड बनाया तो आपको लिखना पड़ेगा कि
सैलरी की इनकम पर कौन से सेक्शन में टैक्स लगाया जाएगा, लिखना पड़ेगा या नहीं, या इम्प्लाइड है? लिखना पड़ेगा। तो क्या हर हेड के लिए लिखना पड़ेगा कि हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा? हर सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि बिजनेस इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा? यस, लिखना पड़ेगा। तो जो सेक्शन ये बात करता है कि सैलरी की इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, उस सेक्शन को हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। इसका मतलब हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। हर हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है। पास में लिख दीजिए, सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है 15। कई बार एमसीक्यू में आता है कि सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। हाउस प्रॉपर्टी हेड का है 22। बिजनेस प्रोफेशन का, अच्छा बिजनेस प्रोफेशन को हम शॉर्ट में बोलेंगे पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब फुल फॉर्म प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट में हम इसको पीजीबीपी बोलेंगे। तो पीजीबीपी हेड का चार्जिंग सेक्शन 28 और कैपिटल गेन हेड का चार्जिंग सेक्शन, मतलब किस सेक्शन में लिखा होगा कि कैपिटल गेन इनकम पर टैक्स लगेगा, तो वो सेक्शन 45 में दे रखा है। मतलब हर हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है। अदर सोर्सेस हेड का सेक्शन 56 होता है। तो पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स चार्ज होगा, ये बात जिस सेक्शन में दे रखी होती है उस सेक्शन को हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। मेरे को एक बात बताइए कि आपको एग्जाम में कौन से ईयर की, कौन से फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स लगाने की या टैक्स कैलकुलेट करने की बात कही जाएगी? अभी आपका रनिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23, 24। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये आपका रनिंग फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है। और अभी बताइए कौन सा फाइनेंस एक्ट आपके लिए अप्लीकेबल है? अभी फाइनेंस एक्ट 2023 अप्लीकेबल। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे लगेगा क्या फाइनेंस एक्ट? मतलब इस ईयर की इनकम हम एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 कैलकुलेट करेंगे क्या? बताया था मैंने उसका लॉजिक कि बजट आ गया 1 फरवरी 2023 को, ये बिल, फाइनेंस बिल, ये एक्ट में कन्वर्ट कब हुआ? जब प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली। प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली? ठीक है। इसके बाद ये एक्ट बन गया और ये इफेक्टिव कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 से। और इनकम टैक्स एक्ट क्या एनुअल बेसिस पे चार्ज होता है इनकम टैक्स? तो ये कौन से पर्टिकुलर ईयर की इनकम को कवर करेगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम को कवर करेगा। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर है। इनकम टैक्स में अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपनी टर्म्स यूज होती हैं। आप कई जगह ऐसे देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट अकाउंट्स के एंटी है। ठीक है। आपका जो कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ है, उसके एंटी है। सबसे एंटी होकर चलता है और सब पे भारी पड़ता है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि हम अपनी टर्म्स यूज करेंगे, हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी होगी, वो यूज करेंगे। तो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर हम टैक्स चार्ज करते हैं उसको यहां बोला जाता है प्रीवियस ईयर। उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो इधर फाइनेंशियल ईयर को फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे कि इधर तो हमारी चलेगी, हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है वो यूज करेंगे हम। तो
जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पता भी पड़ेगा क्या 31 मार्च 2024 तक कि इस पर्टिकुलर ईयर की इनकम क्या हुई है? आपको कोई बोले कि ये अभी रनिंग ईयर चल रहा है, इस ईयर की इनकम बताओ आप अपने, आप एग्जैक्ट इनकम बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक ईयर एंड नहीं होगा हम नहीं बता सकते कि इस ईयर की इनकम क्या होगी। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ईयर एंड होने के बाद ही पता पड़ेगा। तो ये डेट निकल जाने के बाद पता पड़ेगा कि इस ईयर की इनकम क्या है। तो बताइए, इस ईयर का टैक्स मैं कैलकुलेट करने कब बैठूंगा? जब ये डेट निकल जाएगी, 31 मार्च 2024 निकल जाएगी, उसके बाद मैं टैक्स कैलकुलेशन करने बैठूंगा। तो जिस ईयर में मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा उसको बोलते हैं टैक्स एसेस करना। दूसरा वर्ड यूज होता है एसेस करना। तो उसी से ही बना है वर्ड असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा फिर आपका? 24, 25। इसका मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में कैलकुलेट करते हैं उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो फिर मतलब ये कहानी इस तरीके से हर साल चलती है। अब जो अगला बजट आएगा वो जब पास हो जाएगा उसको हम बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 2024। वो जिस प्रीवियस ईयर पर अप्लीकेबल होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स लगाने की बात करेगा उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उस ईयर की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब सीए में पता है क्या पैटर्न चलता है? ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए अप्लीकेबल रहेगा? मई और नवंबर 24, मई और नवंबर 24 में ये काम आएगा, या मैं बोलूं पूरे 24 में सीए इंस्टीट्यूट जितने भी एग्जाम लेगा मई और नवंबर में ये काम आएगा। और मेरे पास जो 2025 में मई और नवंबर में स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी ये आपके काम का नहीं है, अभी तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, देखो सीए की लाइफ में कई लोग कई मीम्स आते हैं कि सीए की लाइफ में न तो कैलेंडर ईयर होता है ना फाइनेंशियल ईयर होता है, उसकी लाइफ में होता है सिर्फ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब आप बोलोगे नहीं फाइनेंशियल ईयर तो वर्ड यूज करते हैं, अकाउंट्स में करते ही हम, बट ये जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन ये अकाउंट्स पे भी भारी पड़ता है। एक सीए को टैक्सेशन की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, न कि अकाउंटेंसी की वजह से। रीज़न, अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद तो अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट किससे बनेंगे? टैक्सेशन पढ़ने से। ठीक है, तो टैक्सेशन को अकाउंट्स के ऊपर सुप्रीम माना जाता है। मतलब ये सीए प्रोफेशन का सबसे हाईएस्ट रैंक वाला सब्जेक्ट है। कल बात हो गई थी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, एक बात बता सकते हो कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा होता है या इनडायरेक्ट टैक्स से? इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा कलेक्शन होता है। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्स रिच और पुअर दोनों पे करते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स है इनकम ज़्यादा है तो वही पे करेगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स कम लोग पे करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स आप भी पे कर रहे हो। आपने मोबाइल परचेस किया, टैक्स लग के आया उस पर। ठीक है, आपने
इधर एक्सेल एकेडमी में फीस पे करोगे उस पे भी लगा हुआ है, लेकिन आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि उसमें टैक्स शामिल है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पिंच करता है, आपको अपनी ओन पॉकेट से कमाने के बाद देना पड़ता है, कमाने के बाद अपनी जेब में आने के बाद दिया नहीं जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वसूल कर लेते हैं, उसके बाद भी पता नहीं पड़ता। आपने एक्सेल एकेडमी में फीस पे की, आप क्या सोच रहे हो कि ये फीस हमने एक्सेल एकेडमी में पे की है। अब उसमें जो टैक्स का कंपोनेंट हमने आपसे चार्ज किया वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देंगे, बट आपको फीलिंग नहीं आएगी, आपको फीलिंग आएगी कि फीस हमने एक्सेल एकेडमी को पे किया। चलिए, तो टोटल, अच्छा एक बात बताइए, इंडिया की डेफिनेशन पता है? आप बोलते हो कि इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट किस में लगेगा? इंडिया में लगेगा। तो इंडिया की डेफिनेशन पता है किसको बोलते हैं इंडिया? आप बोलोगे इंडिया की भी डेफिनेशन होगी क्या? सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट समझाने के लिए ही है। ये देखो, इंडिया की पूरी डेफिनेशन आज नहीं बताऊंगा, बट बेसिक बातें बता देता हूं। इंडिया का जो जमीनी हिस्सा है उसे बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। जमीनी हिस्से को हम बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। जहां जमीनी हिस्सा खत्म होता है, जहां जमीनी हिस्सा खत्म होता है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन के बाद जमीनी हिस्सा खत्म हो गया तो बताइए इधर समुद्र शुरू हो जाएगा, समुद्र का पानी शुरू हो जाएगा जमीनी हिस्सा खत्म होने के बाद। तो जहां बेस लाइन आती है उसके 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और उसके अगले 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। और इन दोनों को क्यूमुलेटिवली बोलते हैं इंडियन कस्टम्स वाटर। मतलब इंडियन कस्टम वाटर्स कहां तक हुआ? बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल्स। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर न्यूटिकल माइल्स क्या होता है, आपने बताया ही नहीं। आप तो बोले जा रहे हो 12 न्यूटिकल माइल्स प्लस 12 न्यूटिकल माइल्स टोटल 24 न्यूटिकल माइल्स। न्यूटिकल माइल्स होता क्या है? देखो, समुद्र में डिस्टेंस और गहराई कितनी है उसके बेस पर मेजरमेंट होता है, और ये एक मेजरमेंट यूनिट है। जैसे कपड़ा हम मीटर में मापते हैं, दूध लीटर या केजी में, तो मतलब हर चीज को मापने का, मेजर करने का एक मेजरमेंट यूनिट होता है। तो समुद्र में डिस्टेंस और गहराई के बेस पर मेजरमेंट यूनिट होती है न्यूटिकल माइल्स। एक न्यूटिकल माइल्स बराबर होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर। मतलब बेसिकली डिफरेंस, क्या चीज चेक कर रहे हैं? डिस्टेंस, किलोमीटर कितना है, लेकिन उस किलोमीटर को अफेक्ट कर रहा है गहराई भी। रीजन, जैसे जैसे समुद्र में आगे बढ़ते जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मेजरमेंट स्केल न्यूटिकल माइल्स है। तो बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक क्या रहेगा? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। उसके अगले 12 कॉन्टिजियस जोन, और दोनों 12 प्लस 12 उसको क्या बोलेंगे? इंडियन कस्टम्स वाटर। इंडियन कस्टम वाटर यहां खत्म हो जाएगा, इसे इंडियन कस्टम वाटर क्यों बोला गया है? इंडिया का राइट तो है, लेकिन कोई भी कस्टम ऑफिसर अपना पावर यहां तक ही एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन वेसल में स्मगलिंग करके भाग रहा है, तो कोई भी कस्टम ऑफिसर उसको यहां तक ही पकड़ सकता है। तो कस्टम ऑफिसर का राइट यहां तक ही होता है, इसलिए यहां तक के पानी को इंडियन कस्टम्स वाटर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या इंडिया यहां बेस लाइन तक ही है? कई लोग बोलते हैं यहां जमीनी हिस्सा है तो खत्म हो गया, कई लोग बोलते हैं नहीं यहां कस्टम वाटर तक होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया होता है।
तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहां खत्म हो जाएगा 200 न्यूटिकल माइल्स। तो सवाल ये है, क्या इंडिया यहां तक है क्या? न्यूटिकल माइल्स 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया है क्या? यस। तो इंडिया की डेफिनेशन यहां तक ही इंडिया क्यों नहीं माना जा रहा है, यहां तक क्यों माना जा रहा है? क्या लॉजिक है उसका? भाई आपके हिसाब से तो बस जो जमीनी हिस्सा है वो इंडिया है बस। पानी में 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया क्यों माना जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। यहां जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, यहां पर ऑयल और गैस के रिजर्व्स होते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर्स लगाती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन। अब बताइए, ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करके यहां लाया जा रहा है, ठीक है, यहां से यहां लाया जा रहा है। अगर हम इंडिया की डेफिनेशन यहां तक ही मानेंगे तो ये फिर इंपोर्ट ट्रीट नहीं हो जाएगा क्या? ये इंपोर्ट ट्रीट हो जाएगा। तो इसको इंपोर्ट नहीं मानना है। क्यों? अगर इंपोर्ट मानेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां तक है? 200 न्यूटिकल माइल्स तक। इसलिए बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया को ये एक्सटेंडेड मीनिंग दिया गया है कि इंडिया तो हम यहां तक मानेंगे। अब बताइए, एक पर्सन है जो इस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन की रिपेयरिंग करने के लिए गया। इस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन में कोई खराबी हो गई थी, रिपेयर करने के लिए गया, उसको वो रिपेयर करने का चार्ज मिला, इनकम मिली। तो बताइए, उसकी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं? जब इंडिया को इतना एक्सटेंडेड मीनिंग दे दिया तो उस पर्सन को यहां जो इनकम हो रही है अर्न, उस पर इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। वो इनकम अर्नड इन इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया की ये डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज क्लॉज बोलूं, क्लॉज 25 ए में इंडिया की ये डेफिनेशन दे रखी है। इंडिया को एक्सटेंडेड मीनिंग दिया गया है कि इंडिया कहां तक माना जाएगा, फाइनली कहां तक माना जाएगा? 200 न्यूटिकल माइल्स। और उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? हाई सी। हाई सी में क्या होता है? ऑल कंट्रीज का इक्वल राइट होता है। ऑल कंट्रीज का इक्वल राइट होता है। अच्छा, कल पर्सन की डेफिनेशन समझी थी और बोला था सब लोगों की टोटल इनकम निकालने का यही तरीका रहेगा, 5 हेड्स का टैक्सेशन सिस्टम रहेगा। और टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? पर्सन को पे करना पड़ेगा। जब भी हम किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करने बैठेंगे, एसेस करेंगे, तो हम उस पर्सन को बोलेंगे एसएससी। जिस पर्सन की इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, एसेस कर रहे हो, उस पर्सन को हम बोलेंगे एसएससी। तो एसएससी की डेफिनेशन आपको दे रखी है। एसएससी मीन्स एनी पर्सन बाय हुम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इज पेबल। तो टैक्स मतलब टी, इंटरेस्ट मतलब आई, पेनल्टी मतलब पी, मतलब जो टिप देने के लिए लायबल है उसको हम बोलेंगे एसएससी। तो जिस पर्सन की इनकम हम एसेस कर रहे हैं उस पर्सन को नाम दिया जाएगा एसएससी। ये वर्ड असेसमेंट ईयर से ही आया है। असेसमेंट ईयर में हम उस पर्सन की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एसएससी। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक माइनर चाइल्ड को अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा या नहीं? नहीं देना होगा। कारण? बिल्कुल। बट क्या हर केस में ऐसा होगा? इनका कहना है कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में जोड़ देंगे
और फिर उस इनकम पर पेरेंट्स टैक्स देने के लिए लायबल होंगे। बताइए कितने लोग एग्री? स्टेज में है नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं 15 इयर्स का लड़का या लड़की इनकम अर्न नहीं कर सकते? बताइए। हाँ, इनका कहना है जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, ये माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में जोड़ने से पहले हम पेरेंट्स की इनकम एग्जामिन करेंगे। फादर या मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, माइनर चाइल्ड की इनकम उसमें जुड़ जाएगी। जनरल रूल यही है। हाँ, फिर इनका कहना है बट अगर माइनर चाइल्ड ने अपनी कैपेबिलिटी से इनकम अर्न की है, जॉब करके इनकम अर्न की है, सैलरी वगैरह, या किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया किसी बच्चे ने, डांस किया और वो उसको प्राइज मिला, मतलब उसकी खुद की एबिलिटी से इनकम हुई, तो माइनर चाइल्ड को ही उस इनकम पर टैक्स देना होगा और वो इनकम पेरेंट्स में नहीं जोड़ी जाएगी। तो आप बोलोगे तो हमें समझ आ गया कि माइनर चाइल्ड अगर उसको सैलरी इनकम या अपनी स्किल, एबिलिटी, टैलेंट, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज से कोई इनकम अर्न करता है तो वो माइनर चाइल्ड को ही टैक्सेबल होगी। अच्छा, इस बात को मैं शॉर्ट में बोलूं, एबिलिटी इनकम पर माइनर चाइल्ड को खुद ही टैक्स देना होगा। तो और कौन सी इनकम की बात चल रही थी कि पेरेंट्स में जुड़ जाएगी? जो देखिए, माइनर चाइल्ड को अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव हुए, वो माइनर चाइल्ड की एबिलिटी इनकम नहीं है। एबिलिटी इनकम होती तो माइनर चाइल्ड उस पर खुद टैक्स देने के लिए लायबल है। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड को उसके बर्थडे पे गिफ्ट रिसीव हुए तो वो पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा बताइए एक बात और, माइनर चाइल्ड का पैन नंबर अलॉट होगा या नहीं? पैन नंबर समझते हो आप? हो सकता है अलॉट, नहीं हो सकता? देखिए, माइनर चाइल्ड का पैन नंबर अलॉट हो जाता है, बस डिफरेंस ये रहता है उस पे उसकी फोटो नहीं आती है। अलॉटमेंट तो हो जाता है, बस फोटो नहीं आएगी, फोटो की जगह जो स्पेस है उस पे माइनर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो पैन नंबर की बात हो गई। दो बातें मैंने की, अगर माइनर चाइल्ड की एबिलिटी इनकम है, माइनर चाइल्ड खुद उस पर टैक्स देगा, तो माइनर चाइल्ड पैन नंबर के अप्लाई अप्लाई करे। अब एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसका जन्म अभी हुआ ही है, बच्चा बहुत सुंदर है, एड वाले आ गए कि पेरेंट्स के पास आ गए कि आपके बच्चे को हमको यूज करना है एड में, कि इसको मम्मी पोगो पेंट्स वगैरह का ऐड करवाना है। बताइए माइनर चाइल्ड की एबिलिटी इनकम मानी जाएगी या नहीं? बताइए, ये माइनर चाइल्ड की एबिलिटी इनकम मानूं कि नहीं? मैंने बोला माइनर चाइल्ड की मेंटल एक्सरसाइज, स्किल, एबिलिटी, फिजिकल एक्सरसाइज से जो वो इनकम जनरेट करता है वो उसकी एबिलिटी इनकम है। तो ये एबिलिटी इनकम हुई? बिल्कुल, ये एबिलिटी इनकम है, ये एबिलिटी इनकम है। और इस पे ये बच्चा अभी जन्मा है, इसका पैन नंबर के लिए पेरेंट्स अप्लाई करेंगे और ये इनकम इस माइनर चाइल्ड को ही टैक्सेबल होगी। मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा कि माइनर नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बात गई तेल लेने, गो टू बाय ऑयल। तो मैंने बोला लॉ, लॉ को भी हम साइड में रख रहे हैं, यही सुपीरियर है। चलिए
आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल करते हैं।